वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनिशो अकेडमी। आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का थर्ड चैप्टर इलेक्शन एंड द रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड डिस्कस कर रखा है और जो प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, और आप आई बटन पे भी क्लिक करके चैप्टर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसे। अब इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले कि डेमोक्रेसी हमें क्यों चाहिए, इलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्या इलेक्शन और डेमोक्रेसी एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, क्या फेयर और फ्री इलेक्शन होना जरूरी है, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है जिससे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं, रिजर्वेशन इन लोकेशन क्या है, यानी जो इलेक्शन होता है उसमें रिजर्वेशन क्यों किया जाता है, एरियाज का या सीटों का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कंडक्ट होता है, डिस्कस करते हैं इसे। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है उससे, जिसे हम कहते हैं यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसे यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका मीन क्या है? एक टाइम पे इंडिया के अंदर 21 की एज के पर्सन के लिए हम यूएफ डिसाइड करते थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो अब हो चुका है 18 ईयर्स। आप मुझे कमेंट करके बताना किस अमेंडमेंट से एज को 21 से 18 कर दिया गया था। इट मीन्स इंडिया के अंदर जितने भी 18 ईयर्स के पर्सन हैं वो वोट दे सकते हैं, बियॉन्ड ऑफ रिलीजन, सेक्स, रिच, पुअर, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तरह के पर्सन हो, आपकी एज 18 होनी चाहिए, आप वोट दे सकते हो। राइट टू कंस्टेंट इलेक्शन, अगर आप 21 ईयर्स के हो तो आप एमसीडी का इलेक्शन और पंचायत का इलेक्शन लड़ सकते हो। 25 के हो तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली का लड़ सकते हो। 30 के हो तो आप राज्यसभा का लड़ सकते हो। ठीक है, 35 के हो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का लड़ सकते हो। तो ये क्राइटेरियाज है। फंक्शन एंड द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो फंक्शन एंड द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या होता है ये डिस्कस करना है। कि आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन बनाता है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। फ्रीडम ऑफ इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन की क्या फ्रीडम है, इलेक्शन कमीशन कितने मेंबर बॉडी है, पहले इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे तो अभी कौन है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री और फेयर इलेक्शन कैसे कराया जाए। स्टार्ट करते हैं सर इलेक्ट्रोल रिफॉर्म से, कि इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स होते क्या हैं, चुनाव में सुधार क्या होता है। नीड फॉर इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। अब हमें डेमोक्रेसी में इलेक्शन की नीड क्यों है? देखो इसे ना सिंपल से वे में डिस्कस करते हैं। हमारी कंट्री 1947 में आज़ाद हुई। 1947 के बाद हमने कुछ समय लिया और फाइनली 1950 में इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। बट ये इजी नहीं था। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज लगाए। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा टेकन टाइम था किसी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, क्योंकि दुनिया का वो पहला देश जिसने रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाया यूएसए। विद इन 4 मंथ यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना डाला। दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, से मदर ऑफ ऑल दी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ब्रिटेन। हालांकि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन ओरल है, रिटर्न है ही नहीं। जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ जो 389 मेंबर्स थे, बी आर अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, इन्होंने हर पॉसिबल वे में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की कोशिश करी। जैसे हमने एक चीज़ पढ़ी होगी कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने 158 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, तभी उन्हें ऐसे नहीं कहा जाता फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। 158, सोच के देखो, आज से लगभग 4-4.5 हज़ार साल पहले उन्होंने इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, डिस्कस किया। चलो कोई नहीं, हम ये पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, इलेक्शन क्यों चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे इंडिया के अंदर बेटरमेंट में हम इलेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है? डेमोक्रेसी मीन्स होता है रूल ऑफ पीपल, और रूल ऑफ पीपल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हमारे यहाँ आर्टिकल 12 क्या डिफाइन करता है? रूल ऑफ पीपल। इसका सिंपल सा मतलब है, चाहे किसी भी तरह, किसी भी जाति के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जेंडर के हो, आप सबको सेम वे में ट्रीट किया जाएगा। और इसके लिए हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड भी डाला हुआ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, देन क्या है? द पावर ऑफ द प्रिवेल, द सन और द डॉटर डज नॉट गेट इट फ्रॉम द फादर और द मदर। देखो जैसे कि हमें ऑलरेडी ये बात पता है कि हमारे यहाँ ना हायरार्की बहुत है, कि हमारे यहाँ फादर बेस मतलब मैन बेस सोसाइटी से मेल डोमिनेटेड कहते हैं, पेट्रार्की। ठीक है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। बट हमारे यहाँ इलेक्शन कभी ऐसा नहीं होता
कि जिसके अंदर ये चीज़ें डिफाइन हो कि वो किसके बेसिस पे करवाया जा रहा है, कि मदर फादर। इट मीन्स इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस के बच्चे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने रिच हो, सबको राइट मिला हुआ है और वो भी इक्वल राइट है। अच्छा, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द इलेक्शन, डेमोक्रेसी इज देयर फॉर डिफाइन एज, डेमोक्रेसी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, द सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स बाय वोटिंग इन इलेक्शन। तो सिंपल सा मतलब है, वोट देके आप अपने रूलर्स को चुन रहे हो। अब देखो यहाँ पे रूलर्स को ना हम थोड़ा सा डिफाइन करें तो यहाँ पे रूलर पहले वाले रूलर नहीं है कि हम बात कर रहे हो कि अंग्रेजों के टाइम पे या मुगल्स के टाइम पे या दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, नहीं। हम यहाँ पे रूलर मतलब रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं, एक नेता की जिसे हम चुन के आएंगे, जिसे हम इलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं डेमोक्रेसी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है। और इलेक्शन के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। अब देखो दो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होती है, सिंपल से वे मैं डिफाइन करूँ। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, यहाँ पे आप फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट को चुनते हो, जैसे इंडिया में फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है। अगर आप प्रेसिडेंट को खुद से चुन रहे हो, खुद से कहने का मतलब है कि अगर एक कॉमन सा पर्सन जो 18 ईयर्स ओल्ड है, अगर वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डाल रहा है इंडिया में, तो ये डायरेक्ट है। बट अगर आपके द्वारा चुने हुए आपके रिप्रेजेंटेटिव लाइक एमपी एमएलए अगर वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, तो इनडायरेक्ट है। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी क्या है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट है, ठीक है। अच्छा, डेमोक्रेसी हैज़ बीन क्लासिफाइड एज, अब डेमोक्रेसी को क्लासिफाइड हम कैसे करते हैं, ऑलरेडी जैसे मैंने बताया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हो और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कह सकते हो, ठीक है। दोनों में से अच्छा कौन सा बुरा कौन सा, देखो ऑलवेज रिमेंबर रखना है इन चीज़ों को। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है कि प्लेस क्या मैटर कर रहा है। अगर पर्टिकुलर कोई प्लेस है वहाँ पे कम पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। कोई प्लेस है लाइक इंडिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वी आर अबाउट टू क्रॉस 150 करोड़ पॉपुलेशन, 150 करोड़ की जनसंख्या, तो इस जगह पे इनडायरेक्ट ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी सब कुछ डिपेंड करता है समय के ऊपर। State desires in a direct democracy are expressed directly through the people. In other words, people make laws themselves and do not depends on their elected representative. अब हम बात करते हैं, देखो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, मैंने बताया देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत छोटे से जगह के लिए अच्छी होती है। लाइक वर्ल्ड की हैप्पीस्ट कंट्री ले लो, डेनमार्क, स्वीडन स्वीडन, ठीक है। अभी इनकी ना पॉपुलेशन ही बहुत कम है यार, जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख भी नहीं है, उन लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो वो आराम से रेफरेंडम करा सकते हैं, वहाँ पे प्लेबिसाइड करा सकते हैं, इनिशिएटिव कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। ये एक्चुअली फीचर्स हैं किसके, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, ठीक है। ये आगे भी है, इसे डिस्कस करेंगे। देखो प्लेबिसाइड देर का है, जैसे कि आपने दिल्ली के सीएम का नाम सुना होगा, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। देखो प्लेबिसाइड रेफरेंडम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम सा डिफरेंस है। प्लेबिसाइड क्या है, द गवर्नमेंट में डिमांड पब्लिक ओपिनियन ऑन एनी मैटर। जैसे अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ पे पब्लिक का एक वोटिंग करवा लेते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो वैसे तो दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ अराउंड है, बट क्योंकि दिल्ली एक यूटी है, साथ साथ कैपिटल है, कहीं ना कहीं एक आईटी जैसा सेक्टर भी काफ़ी इजीली अवेलेबल है, काफ़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ों को लेकर रिचनेस है, जिसकी वजह से ईजिली ये चीज़ें हो पाती हैं, ठीक है। इनिशिएटिव क्या है, अब यहाँ पे क्या करती है कि जो गवर्नमेंट होती है ना, वो कॉल कर सकती है सीधा सीधा बिल को, कोई भी ऐसा बिल जो वापस चला गया या उसको वापस बुला ले, ठीक है। तो ये एक्चुअली जनता की गवर्नमेंट होती है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे जनता गवर्नमेंट कर रखा है। जनता गवर्नमेंट बीजेपी मत समझना, इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ अ पीपल, कि लोग अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। अच्छा, रिकॉल क्या है, रिकॉल का सिंपल सा मतलब है कोई भी चीज़ जो वापिस है, कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हो ना उसे वापस बुला लेना। लाइक आपको लगता है कि यार ये चीज़ पहले अच्छी थी, हमने हटा दी, गलत किया, तो दोबारा वापस कर लो। रिमूवल ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑफिसर और अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम देयर पोस्ट, ठीक है। तो आप उसे हटा सकते हो और आपको अच्छा लगता है तो उसे वापस ला सकते हो, ठीक है। तो इनिशिएटिव किसी चीज़ को शुरू करना और वो चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आप रिकॉल कर सकते हो। नाउ रेफरेंडम, रेफरेंडम और प्लेबिसाइड ऑलमोस्ट सेम से लगते हैं। द गवर्नमेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट पब्लिक डिसीजन। देखो प्लेबिसाइड में डिफरेंस क्या था कि गवर्नमेंट की मर्जी है आपके ओपिनियन को माने ना माने, लेकिन रेफरेंडम में आपके ओपिनियन को मानना ही पड़ेगा। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, किसी क्लास में 9 स्टूडेंट है, अब वो वोटिंग कर रहे हैं कि यार क्या खाएं, चाउमीन खाएं बर्गर खाएं। अब 5 ने वोट करा कि चाउमीन खाएं, 4 ने वोट करा बर्गर खाएं। तो ऑब्वियसली हमें मेजोरिटी का रूल पता है 50% + 1, तो 5 वाले जीत गए। अब 5 वाले जीत गए तो इसके हिसाब से क्या होगा, जो जीता उसकी बात मानी जाएगी, ठीक है।
अच्छा, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव कैसे इलेक्ट करते हैं। देखो मेथड तो लगभग वही है बट डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर। इन इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्न ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन्स। तो जैसे कि हमने बात करी कि हमारे यहाँ क्या है, हम सिटीजन्स हैं, तो भाई इतनी ज़्यादा बड़ी जनसंख्या है इंडिया में, अगर सबके सभी पार्लियामेंट में घुस जाएंगे तो फिर क्या होगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा पार्लियामेंट का। तो हमने क्या करा, लोकल लेवल पे हमें पता है हमारे यहाँ एमएलए है, हमारे एमएलसी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, या हमारे यहाँ जो एमसीडी में वर्किंग है, इसको छोड़ के फिर हमने हमारे एमपीज जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम क्या करते हैं इन लोगों को हमने इलेक्ट करा, और ये लोग आगे जाके फिर क्या करते हैं, एमएलए है वो सीएम डिसाइड करते हैं। ऐसे ही फिर हमारी कंट्री सेंट्रल लेवल पे पीएम डिसाइड होता है, देन हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ऐसे करके हमारे यहाँ गवर्नमेंट रन करती है। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी कैन बी अंडरलाइन एज अ फॉलोज। अब देखो आगे फीचर्स क्या हैं, बात करते हैं। पहला है पीपल मेक लॉज। तो देखो बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, लॉ तो हमारे लिए ही बनते हैं। तो हमसे देखो, हालांकि देखो आपने बहुत कम नोटिस किया होगा कि हमसे डिस्कशन करके पूछा जाए क्या लॉज बनाने क्या नहीं बनाने, बट एक्चुअली में हमारे रिप्रेजेंटेटिव चीज़ों को नोटिस करते हैं, और वो फिर आगे जाके असेंबली में पर्टिकुलर वॉइस रेज करते हैं कि ऐसा रूल होना चाहिए ताकि लोगों को मदद मिले। ठीक है, द सिटीजन्स एंड द लेजिस्लेचर मॉनिटर्स द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो एक लेजिस्लेचर होता है जो रूल बनाने की काम करता है, एग्जीक्यूटिव जो रियलिटी में रूल्स बनाते हैं क्योंकि ये परमानेंट नॉन परमानेंट होते हैं, और एक होता है हमारे यहाँ जुडिशरी जो चेक एंड बैलेंस का काम करता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे यहाँ रूल्स बनाए जाते हैं। वोटर्स ऑल्सो हैव द पावर टू चेंज गवर्नमेंट, और रियलिटी में वोटर्स के पास ही तो पावर है, वोटर्स जब चाहे चेंज कर सकते हैं। जैसे आजकल आपने ट्रेंड देखा होगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को का नाम नहीं लेता, बट आज के समय हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, रियलिटी में लोगों की कोर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, बट आज के समय जो प्रोपोगेंडा चल रहा है वो ये चल रहा है, रिलीजियस एथनिसिटी चल रही है कि किस तरह से जातीय संघर्ष बढ़ा दिया जाए, किस तरह से लोगों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके दी जाए ताकि लोग अपनी बेसिक नीड्स के बारे में नहीं सोचे। और आज का यूथ भी इतना समझदार है कि वो अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स को छोड़ के उन प्रॉब्लम्स के लिए लड़ रहा है, उन प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इज अ heightened because of the public get an opportunity to form the opinion and various parties programs। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे क्या है, अगर रियलिटी में जो हमारा यूथ है या जो हमारे वोटर्स है वो चाहे तो किसी पार्टी को बना सकते हैं, किसी पार्टी को गिरा भी सकते हैं, क्योंकि देखो आए दिन नई पार्टियां बनती हैं गिरती हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इसीलिए जानी जाती है। एवरीवन वॉइस रीचेज आउट ऑफ द मिलियन ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। तो आपको पता है आज के समय सोशल मीडिया, जिसे हम गवर्नमेंट का फोर्थ पिलर कह सकते हैं, क्योंकि देखो अगर सोशल मीडिया, जिसे मीडिया भी पहले कहते थे, अगर हमारे मीडिया सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें दिखाई जाए ना तो क्या बात है, फिर तो मतलब एक अलग ही सिनेरियो होगा चीज़ों को देखने का। बट हमारे यहाँ कुछ ऑनलाइन यूनिवर्सिटी शुरू हो चुकी है, आपको पता ही होगा, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ठीक है, पहले एक टिकटॉक भी था। तो आजकल ये मतलब यहाँ कुछ अच्छा तो हो या ना हो, लेकिन बुरा ज़रूर है कि वो चीज़ें दिखाई जा रही है जिसका कोई मतलब नहीं, और हमारा यूथ भी अपना जो फ्रूटफुल टाइम है, जो उनका एनर्जेटिक टाइम है, उसी में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज काइंड ऑफ अ फीचर्स हमारे यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, इलेक्शन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी फॉर द अबव रीजंस। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो चाहे डायरेक्ट हो, बट इलेक्शन होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सारे बेसिस पे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शन कितना ज़रूरी है।